भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिसमें देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते दुर्व्यवहार को चिन्हित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया है। यूएससीआईआरएफ पर प्रेरित कथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग पर हमारे विचार अच्छी तरह से ज्ञात हैं। ये एक पक्षपाती संगठन है जिसका एक राजनीतिक एजेंडा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, हम इस दुर्भावना पूर्ण रिपोर्ट को खारिज करते हैं जो केवल यूएससीआईआरएफ को और बदनाम करने का काम करती है। प्रवक्ता ने कहा, हम यूएससीआईआरएफ से इस तरह के एजेंडे संचालित प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करेंगे। यूएससीआईआरएफ को संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने समय का अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने की भी सलाह दी जाएगी। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भारत के कानूनी ढांचे, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम और राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी नियम जैसे कानून शामिल हैं, का इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को विचित करने के लिए किया जा रहा है। यूएससीआईआरएफ ने कहा, यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि 2024 के दौरान इस तरह से निगरानी समूह द्वारा लोगों की हत्या की गई, उन्हें पीटा गया, उनकी हत्या की गई, धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया, घरों तक पूजा स्थलों को ध्वस्त किया गया। ये घटना विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि पिछली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के समय से ही भारत में अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए यूएससीआईआरएफ सदस्यों को देश का दौरा करने के लिए लगातार वीज़ा देने से इनकार किया गया है। भारत के कई भारतीय अमेरिकी समूह ने अतीत में यूएससीआईआरएफ पर देश को बदनाम करने के लिए पक्षपातपूर्ण, अवैज्ञानिक और एजेंडे चालित रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस पर सुरेखा ने कहा कि वह कानूनी रूप से भी आगे बढ़ेंगी। तेलंगाना के वन एवं बंदोबस्ती मंत्री कोंडा सुरेखा ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव अभिनेता सामंथा, रुथ प्रभु और नागा चैतन्य के तलाक के पीछे का कारण थे। इस टिप्पणी पर आलोचना का सामना करने के बाद चिरंजीवी, नागार्जुन जूनियर, एनटीआर सहित कई अन्य फिल्मी हस्तियां ईरान के पास इजरायली आतंकवादियों की एक निष्पादन सूची है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ साथ इजरायल की सेना, नौसेना और वायुसेना के कमांडर भी शामिल हैं। ट्विटर पर एक प्रसारित पोस्टर के अनुसार, जिसका एक संस्करण @रिवेंज इज नियर द्वारा साझा किया गया था, अभी तक किसी भी सरकार ने इस पोस्टर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि ईरानी सैन्य खुफिया विभाग के भीतर से फुसफुसाहट से पता चलता है कि वरिष्ठ इजरायली नेताओं, यदि नेतान्याहू स्वयं नहीं है तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। सूची में अन्य उच्च रैंकिंग वाले सैन्य नेता चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी और उनके डिप्टी अमीर बारम और उत्तरी, दक्षिणी और मध्य कमान के प्रमुख मेजर जनरल ऑरी गार्डन, हेदुआ फॉक्स और एल्जियर टोलोडानी सैन्य खुफिया प्रमुख अहरोन हलीवा का भी नाम है। अगर यह सूची वास्तविक है तो ऐसा प्रेरित होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाना ईरान द्वारा उन रिपोर्टों का सीधा जवाब है, जिसमें कहा गया कि इजराइल ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह के नेतृत्व ढांचे को कमज़ोर करने के बाद उस देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मारकर अपने लाभ को बढ़ाना चाहती है। और अगर यह सूची वास्तविक है तो यह पिछले महीने इजराइल द्वारा जारी की गई सूची को दर्शाती है, जिसमें कहा गया था कि उसने हिज़्बुल्लाह के कुल इन रॉडवान फोर्स के शीर्ष कमांडरों को मार डाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया, इजरायली बलों ने मारे गए 11 हिज़्बुल्लाह कमांडरों के नाम बताए और टूटे हुए कमांड स्ट्रक्चर का एक पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। हमले के बाद मंगलवार को नेतन्याहू के ईरान से कहा कि उसने बड़ी गलती की है। रक्षा मंत्री गैलेंट को निशाना बनाना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पिछले साल अक्टूबर में इजरायली लड़ाकू विमानों की निर्दयी बमबारी से पहले गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नाकाबंदी का आदेश देते हुए, जिससे लाखों नागरिक भूख से मर रहे थे, गैलेंट ने कुख्यात रूप से फिलिस्तीनियों को जानवर बताना था तथा वरिष्ठ इजरायली सैन्य नेताओं के समूह को खत्म करने को तेल अवीव द्वारा हिज़्बुल्लाह के कम से कम 8 शीर्ष नेताओं, साथ ही फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और अन्य सबद इस्लामी समूहों के नेताओं की हत्या के प्रतिशोध के रूप में देखा जाएगा।
इजरायली सेना ने बेरूत के मध्य में हमला किया जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए और 7 घायल हो गए। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि इजरायली हमलों के कारण लगभग 1.2 मिलियन लेबनानी विस्थापित हुए हैं। इजराइल का हमला ठीक उसके बाद हुआ जब उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी हमले की कोशिश में 8 युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि उसने सीमावर्ती शहर मारून एल रॉस के पास रॉकेट से 3 इजरायली मरका टैंकों को नष्ट कर दिया है। एक शोक वीडियो में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम ईरान की बुराई की धुरी के खिलाफ एक कठिन युद्ध के चरम पर हैं जो हमने नष्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम एक साथ खड़े होंगे और भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। पिछले 24 घंटों में लेबनान में हवाई हमलों के कारण कम से कम 46 मौतें हुई हैं। इजराइल की ओर से यह आक्रामक जवाबी कार्रवाई ईरान द्वारा मंगलवार को उन पर 200 मिसाइल दागे जाने के जवाब में की गई। हालांकि उनमें से अधिकांश को रोक दिया गया था। इजराइल और उनके प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व से अनुपातिक बल के साथ स्थिति से निपटने का अनुरोध किया है। स्पेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अन्य कई देशों ने अपने नागरिकों से मध्य पूर्व में चल रही घातक लड़ाई के कारण लेबनान और इजराइल को खाली करने के लिए कहा है। रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह के बारे में डीजी आरपीएफ मनोज यादव कहते हैं, कल हम आरपीएफ के 40वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नासिक में परेड का आयोजन करने जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हमारे मुख्य अतिथि 42 आरपीएफ कर्मियों को पदक प्रदान करेंगे और एक भाषण भी देंगे जिसमें वे रेलवे सुरक्षा के लिए एक संदेश देंगे। 1985 में आरपीएफ को संघ के सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था। इसके लिए 1957 के आरपीएफ अधिनियम में संशोधन किया गया। आरपीएफ को नई जिम्मेदारी और महत्व दिया गया और इसलिए हम 1985 से अपने स्थापना दिवस मनाते हैं। अभिनेता रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने चेन्नई के तिरुवोट्टियूर श्री वदिवुदाई अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, जिन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रजनीकांत को 30 सितंबर को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके हृदय से निकलने वाली मुख्य रक्त वाहिका में सूजन थी जिसका इलाज गैर सर्जिकल ट्रांसकैथेटर विधि से निकाला गया था। केंद्र ने हल्फनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामलों का देश में बहुत दूरगामी सामाजिक कानूनी प्रभाव होगा और इसलिए सख्त कानूनी दृष्टिकोण के बजाय एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केंद्र ने कहा कि ऐसे विषयों पर न्यायिक समीक्षा करते समय यह समझना होगा कि वर्तमान प्रश्न न केवल एक संवैधानिक प्रश्न है बल्कि अनिवार्य रूप से एक सामाजिक प्रश्न है जिस पर संसद ने वर्तमान मुद्दे पर सभी पक्षों की राय से अवगत होने और जागरूक होने के बाद एक स्थिति बनाई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संसद ने वर्तमान मुद्दे पर सभी पक्षों की राय से अवगत होने और जागरूक होने के बाद वर्ष 2013 में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को बरकरार रखने का फैसला किया, जबकि वर्ष 2013 में उक्त धारा में संशोधन किया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, कांग्रेस ने हमेशा योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। जो कौशल रोजगार निगम बनाया गया है उसमें न तो आरक्षण है और न ही योग्यता। यह दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की जब्ती मामले में गिरफ्तार सरगना के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो होने के भाजपा के आरोप पर वे कहते हैं उसकी सरगना की तस्वीर अनिल जैन के साथ भी है। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग पर हमारे विचार सर्वविदित हैं। यह एक पक्षपाती संगठन है जिसका एक राजनीतिक एजेंडा है। यह तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना जारी रखता है और भारत के बारे में एक प्रेरित कथा का प्रचार करता है।
हम इस दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं जो केवल यूएससीआईआरएफ को एक और बदनाम करने का काम करती है। हम यूएससीआईआरएफ से ऐसे एजेंडा संचालित प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करेंगे। यूएससीआईआरएफ को यह भी सलाह दी जाएगी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने में अपना समय अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करे। लोहारू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। पिछले साल हम विरोध कर रहे थे। हरियाणा में बाजरा 2300 रुपये में खरीदा गया था और राजस्थान में बाजरा 1200 रुपये में खरीदा गया था। उस समय राजस्थान में किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई। आपको हमारा 2014 का संकल्प पत्र देखना चाहिए। हमने इसे 2019 में पूरा किया और हमने 2019 में जो वादा किया था उसे हमने 2014 में पूरा किया और हमने जो वादा 2024 में किया है उसे भी पूरा करेंगे। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर किश्तवाड़ में चटरू में सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया। संपर्क स्थापित हो गया है और दोनों ओर से कुछ राउंड गोलियां चलाई गई हैं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, आज नई दिल्ली में 44 देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, महावाणिज्य दूतावासों, व्यापार आयुक्तों और वरिष्ठ राजनयिकों के साथ उत्कर्ष ओडिशा मेक इंडिया ओडिशा कनक्लेव 2025 का पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ओडिशा में औद्योगिक वातावरण और निवेश के बारे में भी चर्चा की गई। 2025 का कॉन्क्लेव राज्य में सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन होने जा रहा है। आने वाले दिनों में हर्जित ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सेमीकंडक्टर और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में और अधिक निवेश की संभावना है। ओडिशा में डबल इंजन वाली सरकार राज्य को औद्योगिक केंद्र बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 2036 में विकसित ओडिशा और 2047 में विकसित भारत के लिए एक ठोस नींव रखेगी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि हरियाणा में बिचौलियों और दामादों का जमाना नहीं लौटेगा। कांग्रेस जो हरियाणा को दलितों के खिलाफ शोषण की प्रयोगशाला बनाना चाहती है, लोगों ने मन बना लिया है कि वे उन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे और लोग लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। अगर कांग्रेस के नेता ही इसमें शामिल हैं तो भारत नशे में से कैसे मुक्त होगा, चाहे वो ड्रग डीलर हो या बड़ा माफिया। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीद के लिए 3 गुना अधिक पैसे का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का तीसरा संस्करण 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन में वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के निहितार्थ, लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्यवाही के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। दिल्ली की सीएम आतिशी द्वारा बिजली कंपनियों के ऑडिट की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा कहते हैं, यह बहुत हास्यास्पद है कि वे उस डिस्कॉम के खिलाफ जांच कर रहे हैं जिसे दिल्ली सरकार की 49 हिस्सेदारी है। क्या इसका मतलब यह है कि वे खुद के खिलाफ या केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रहे हैं? एक नया भ्रष्टाचार है और इसे छिपाने के लिए वे ऑडिट की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 2 से 3 महीने बाद जनता के पास जाना है।